देखिए अब अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इस क्वेश्चन नंबर 5 के जो कि अपन छठे चैप्टर के अनसोल्ड क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, इस क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और ये थ्योरेटिकल जो क्वेश्चन है यानी कॉन्सेप्ट बेस हैं, इनके भी 4 पार्ट हैं। तो अपन एक एक पार्ट का उसके साथ साथ ही आंसर देते जाएंगे। जैसे पहले इसको पूरा लिख लें एक बार कि निम्नलिखित क्वेश्चन इस प्रकार लिखा हुआ है, निम्नलिखित का उत्तर दीजिए। निम्नलिखित का उत्तर दीजिए, ये आपको दिया हुआ है। अब इसका देखो फर्स्ट पार्ट, इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ये क्या कह रहे हैं, किसी रॉकेट का बाह्य आवरण, किसी रॉकेट का बाह्य आवरण, किसी रॉकेट का बाह्य आवरण उड़ान के दौरान, बाह्य आवरण उड़ान के दौरान घर्षण, किसी रॉकेट का बाह्य आवरण उड़ान के दौरान घर्षण के कारण जल जाता है, घर्षण के कारण जल जाता है। किसी रॉकेट का बाह्य आवरण उड़ान के दौरान घर्षण के कारण क्या होता है, जल जाता है। जलने के लिए आवश्यक ऊष्मीय ऊर्जा, जलने के लिए आवश्यक ऊष्मीय ऊर्जा, जलने के लिए आवश्यक ऊष्मीय ऊर्जा किसके वे पर प्राप्त की गई, वे पर प्राप्त की गई। ये लो भाई, किससे ये ऊर्जा प्राप्त हुई है, रॉकेट या वातावरण। रॉकेट या वातावरण, देखो किसी रॉकेट का बाह्य आवरण उड़ान के दौरान घर्षण के कारण जल जाता है। जलने के लिए आवश्यक ऊष्मीय ऊर्जा किसके व्यय पर प्राप्त की गई, यानी किसके खर्च पर यह ऊर्जा प्राप्त की गई। तो आंसर अपन साथ साथ ही दे देते हैं। अगर एक साथ चारों पार्ट अपन लिखेंगे तो फिर आंसर लिखने की जगह ही नहीं बचेगी अपने पास इस बोर्ड पर। तो इसलिए अपन आंसर इनको साथ साथ ही अपन इनके क्लियर करते जाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 5 अपन जो पढ़ रहे थे, इसमें निम्नलिखित का उत्तर देना है, जिसमें से नंबर फर्स्ट पार्ट अपन ने लिख लिया है कि आवश्यक ऊर्जा उसे किससे प्राप्त होगी। तो देखो जलने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है वो रॉकेट की गतिज ऊर्जा से प्राप्त होगी। यह गतिज ऊर्जा ही किस में कन्वर्ट होगी, ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में चेंज हो जाएगी। तो देखिएगा, तो अपन लिख सकते हैं जलने हेतु आवश्यक ऊर्जा, तो अपन ये लिख दे, देखो पूरा लिख दें, उड़ान के दौरान रॉकेट के बाह्य आवरण, के जलने हेतु, बाह्य आवरण के जलने हेतु आवश्यक ऊष्मीय ऊर्जा रॉकेट की गतिज ऊर्जा से प्राप्त होती है। आवश्यक ऊष्मीय ऊर्जा रॉकेट की गतिज ऊर्जा से प्राप्त होती है।
जो घर्षण के विरुद्ध कार्य से घट जाती है, जो घर्षण के विरुद्ध कार्य से घट जाती है। ये लो भाई, फर्स्ट क्वेश्चन का अपन ने आंसर दे दिया है। नंबर सेकंड देखो, सेकंड में क्या कह रहे हैं कि धूमकेतु सूर्य के चारों, कॉमेट्स है कोई, धूमकेतु जिसे कि अपन पुच्छल तारा भी कहते हैं, धूमकेतु सूर्य के चारों ओर धूमकेतु सूर्य के चारों ओर बहुत ही दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में, सूर्य के चारों ओर बहुत ही दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में, या कक्षा कहते, चलो तो बहुत ही दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में, बहुत ही दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में घूमते हैं। बहुत ही दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में घूमते हैं। प्राय धूमकेतु पर प्राय धूमकेतु पर दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में घूमते हैं। फिर अपन इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, प्राय धूमकेतु पर सूर्य का गुरुत्वीय बल, प्राय धूमकेतु पर सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल, प्राय धूमकेतु पर सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल धूमकेतु के लंबवत नहीं होता है। गुरुत्वाकर्षण बल धूमकेतु पर लंबवत नहीं होता है। देखो भाई, जो धूमकेतु है दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं, और सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण बल इनके ऊपर लगता है वो लंबवत नहीं है। यही यहां से अपने पास क्वेश्चन बन के आता है कि देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, धूमकेतु सूर्य के चारों ओर बहुत ही दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में घूमते हैं। प्राय धूमकेतु पर सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल धूमकेतु पर लंबवत नहीं होता है, लंबवत नहीं होता है। फिर भी धूमकेतु की संपूर्ण कक्षा में, फिर भी धूमकेतु की संपूर्ण कक्षा में, फिर भी धूमकेतु की संपूर्ण कक्षा में गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य, संपूर्ण कक्षा में गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। क्या कार्य शून्य होता है? क्यों? ये इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। देखिए आंसर देंगे अपन इसका। देखिए भाई, कितना अच्छा क्वेश्चन बना दिया है कि धूमकेतु दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। और ये कह रहे हैं कि जो गुरुत्वाकर्षण बल जो धूमकेतु पर सूर्य का जो लग रहा है वो गुरुत्वाकर्षण बल लंबवत नहीं है, क्योंकि लंबवत होता तो क्या कार्य शून्य होता है। फिर भी इसमें कार्य शून्य हो रहा है, तो ये पूछ रहे हैं कि कार्य शून्य क्यों है। देखिए वापस मैं क्वेश्चन को बोल दूं, धूमकेतु सूर्य के चारों ओर बहुत ही दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में घूमते हैं। प्राय धूमकेतु पर सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल धूमकेतु पर लंबवत नहीं होता है। फिर भी धूमकेतु की संपूर्ण कक्षा में गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है, क्यों? इसका अपन को जवाब देना है। तो देखो सिंपल आंसर हो गया कि गुरुत्वाकर्षण बल एक संरक्षित बल क्षेत्र होता है,
और संरक्षित बल क्षेत्र में किसी बंद पथ के लिए किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होता है। ये अपन संरक्षित असंरक्षित बल के अंतर्गत जान चुके थे। तो देखो यहाँ अपन इसका आंसर सिंपल सा एक लाइन में दे सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल संरक्षित बल क्षेत्र होता है। गुरुत्वाकर्षण बल क्या कहा मैंने कि गुरुत्वाकर्षण बल संरक्षित बल क्षेत्र होता है। संरक्षित बल क्षेत्र होता है। गुरुत्वाकर्षण बल संरक्षित बल क्षेत्र होता है जिसमें बंद पथ में किया गया नेट कार्य शून्य होता है। जिसमें बंद पथ में किया गया नेट कार्य शून्य होता है। गुरुत्वाकर्षण बल संरक्षित बल क्षेत्र होता है जिसमें बंद पथ में किया गया नेट कार्य क्या होता है, शून्य। तो यहां अपन ने 2 क्वेश्चन अपन इसके सोल्व कर लिए हैं। अब अपन इसमें तीसरे भाग की ओर बात करेंगे कि 4 भागों के क्वेश्चन है। तीसरे भाग में देखेंगे पृथ्वी के चारों ओर बहुत ही क्षीण वायुमंडल में घूमते हुए किसी कृत्रिम उपग्रह की ऊर्जा धीरे धीरे वायुमंडलीय वायुमंडल के कारण धीरे धीरे क्या होती है, क्षीण होती है। लेकिन जब वो ऊपर से पृथ्वी की ओर आता है, पृथ्वी के निकट आता है, तो उसकी गतिज ऊर्जा में क्या होती है, फिर भी उसकी चाल में क्या होती है, वृद्धि होती है। क्यों? चलो इसको और डिस्कस अपन करते हैं। तो देखिए 2 क्वेश्चन हैं, आपने इसको नोट कर लीजिएगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे। अब अपन क्वेश्चन नंबर 3 की इसमें बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है क्या, ये 2 पार्ट अपन ने डिस्कस इसके कर लिए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, अब अपन इसकी बात करें। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि पृथ्वी के चारों ओर बहुत ही क्षीण वायुमंडल में पृथ्वी के चारों ओर बहुत ही क्षीण वायुमंडल में पृथ्वी के चारों ओर बहुत ही क्षीण वायुमंडल में घूमते हुए किसी कृत्रिम उपग्रह की वायुमंडल में घूमते हुए किसी कृत्रिम उपग्रह की, पृथ्वी के चारों ओर बहुत ही क्षीण वायुमंडल में घूमते हुए किसी कृत्रिम उपग्रह की ऊर्जा धीरे धीरे वायुमंडलीय प्रतिरोध के विरुद्ध क्षय के कारण वायुमंडलीय प्रतिरोध के विरुद्ध क्षय के कारण घूमते हुए किसी कृत्रिम उपग्रह की ऊर्जा धीरे धीरे वायुमंडलीय प्रतिरोध के विरुद्ध क्षय के कारण कम होती जाती है, के कारण क्या होती है, कम होती जाती है। फिर भी जैसे जैसे कृत्रिम उपग्रह
जैसे जैसे कृत्रिम उपग्रह, फिर भी जैसे जैसे कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के निकट आता है, कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के निकट आता है तो उसकी चाल में निरंतर वृद्धि क्यों होती है? तो उसकी चाल में निरंतर वृद्धि क्यों होती है? देखिए ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बन गया कि कृत्रिम उपग्रह वायुमंडलीय प्रतिरोध के कारण कृत्रिम उपग्रह की ऊर्जा क्या हो रही है? क्षीण हो रही है। लेकिन फिर भी जब वो पृथ्वी के निकट आता है तो उसकी चाल में क्या होती है? वृद्धि होती है। तो क्यों होती है? देखो कारण समझे। उसकी वायुमंडलीय प्रतिरोध के कारण उसकी कुल ऊर्जा के मान में कमी तो हो रही है, लेकिन ये बहुत ही अल्प कमी होती है। परंतु जब वो पृथ्वी के निकट आता है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा कम होती है, लेकिन गतिज ऊर्जा में क्या होती है? वृद्धि। तो गतिज ऊर्जा में जब वृद्धि होगी तो उसकी चाल में भी क्या होगी? से वृद्धि हो जाएगी। तो देखिए अपन अब इसका उत्तर लिख लेते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो इसके आंसर में अपन लिख सकते हैं कि कृत्रिम उपग्रह के पृथ्वी के निकट आने पर कृत्रिम उपग्रह के पृथ्वी के निकट आने पर कृत्रिम उपग्रह के पृथ्वी के निकट आने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा घटती है, परंतु गतिज ऊर्जा बढ़ती है। कृत्रिम उपग्रह के पृथ्वी के निकट आने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा घटती है, परंतु गतिज ऊर्जा, उसकी स्थितिज ऊर्जा तो क्या होती है? घटती है, परंतु गतिज ऊर्जा क्या होती है? बढ़ती है। फिर देखो ये तो अपन ने लिख लिया है, वायुमंडलीय प्रतिरोध के कारण उसकी कुल ऊर्जा में थोड़ी सी क्या होती है? कमी होती है। वायुमंडलीय प्रतिरोध के कारण उसकी कुल ऊर्जा में थोड़ी सी कमी होती है। ध्यान रखना भाई, वायुमंडलीय प्रतिरोध के कारण उसकी कुल ऊर्जा में थोड़ी सी क्या होती है? कमी होती है। लेकिन यह कमी निकट आने पर परंतु यह कमी निकट आने पर, किसके? पृथ्वी के। परंतु यह कमी निकट आने पर गतिज ऊर्जा में वृद्धि के सापेक्ष अल्प होती है। परंतु यह कमी निकट आने पर, किसके निकट? पृथ्वी के निकट। निकट आने पर गतिज ऊर्जा में वृद्धि के सापेक्ष अल्प होती है। यही कारण है कि उसकी चाल में क्या होती है? वृद्धि होती है। तो देखिए यहां अपन ने ये तीन पार्ट इस क्वेश्चन में सोल्व कर लिए हैं। अब चौथा पार्ट और लास्ट पार्ट वो थोड़ा सा बड़ा है, डायग्राम है उसके अंदर, लेकिन क्वेश्चन वो भी इजी क्वेश्चन है और अच्छा कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। आप इसे नोट कीजिएगा। अगले उस क्वेश्चन को फिर अपन नोट करते हैं और फिर उसे अपन सोल्व करते हैं। चलो उस क्वेश्चन को पहले लिख लेते हैं। देखिएगा भाई वो क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए नंबर 4 पार्ट में क्या कह रहे हैं कि दो चित्र दिए हुए हैं। मैं चित्र बनाऊंगा इसमें और उन चित्रों को अपन को समझना है। चित्र ए और चित्र बी अपन नाम दे देंगे। उन दोनों चित्रों में दो अलग अलग तरीके से व्यक्ति किसी भार को या किसी वस्तु को खींच रहा है। तो आप उसमें ये पूछा जा रहा है कि किस में अधिक कार्य किया जाएगा। तो देखिएगा भाई क्वेश्चन में क्या ये कह रहे हैं
क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि चित्र स्मॉल ए में, या चित्र स्मॉल, कुछ भी नाम दे दो, ये लो मैं नाम दे देता हूं कि चित्र स्मॉल ए में एक व्यक्ति अपने हाथों में एक व्यक्ति अपने हाथों में 15 किलोग्राम का कोई द्रव्यमान लेकर 15 किलोग्राम का कोई द्रव्यमान लेकर चित्र में एक व्यक्ति अपने हाथों में 15 किलोग्राम का कोई द्रव्यमान लेकर 2 मीटर चलता है। 2 मीटर चलता है। दो मीटर चलता है। फिर देखिए, तो चित्र ए की बात हो गई। चित्र बी में वह उतनी ही दूरी अपने पीछे रस्सी को खींचते हुए अपने पीछे रस्सी को खींचते हुए चलता है। रस्सी घिरनी पर चढ़ी हुई है। घिरनी पर चढ़ी हुई है और उसके दूसरे सिरे पर और उसके दूसरे सिरे पर 15 किलोग्राम का द्रव्यमान लटका हुआ है। 15 किलोग्राम का द्रव्यमान लटका हुआ है। 15 किलोग्राम द्रव्यमान लटका हुआ है। परिकलन कीजिए कि किस स्थिति में किया गया कार्य अधिक है। परिकलन कीजिए कि किस स्थिति में कार्य अधिक है। ये अपने पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। अब इस क्वेश्चन नंबर 4 के अपन जो है पहले डायग्राम को बनाएं, फिर इस क्वेश्चन को देखेंगे। एक बार मैं इसे रीड कर दूं। चित्र ए में एक व्यक्ति, ए और बी दो चित्र बनेंगे, अपने हाथों में 15 किलोग्राम का कोई द्रव्यमान लेकर 2 मीटर चलता है। चित्र बी में वह उतनी ही दूरी अपने पीछे रस्सी को खींचते हुए चलता है। रस्सी घिरनी पर चढ़ी हुई है और उसके दूसरे सिरे पर 15 किलोग्राम का द्रव्यमान लटका हुआ है। परिकलन कीजिए कि किस स्थिति में कार्य अधिक है। देखिए, अब इस क्वेश्चन को और अपन सोल्व करते हैं। ये तो आपने क्वेश्चन नोट किया है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, लेकिन अच्छे कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस हैं जिनमें कि लॉजिक लगेंगे। तो चित्र ए और चित्र बी दोनों को ही अपन अभी बनाते हैं, फिर उस क्वेश्चन को अपन जो है सोल्व करेंगे। देखिए, पहले अपन उस क्वेश्चन को बनाएं। देखो भाई, एक व्यक्ति है, ये अपन को एक व्यक्ति अपन बना लेते हैं। ये एक व्यक्ति अपन बना दें इस तरह से।
यूँ आप इस तरह से, ये कोई व्यक्ति है। अब ये व्यक्ति अपने हाथ के अंदर देखो, ये कोई 15 किलोग्राम का कोई द्रव्यमान, कितना है ये भाई, 15 किलोग्राम का द्रव्यमान, इसको अपने हाथ में लेकर के क्या कर रहा है भाई, वो गति कर रहा है, चल रहा है। ये लो 15 किलोग्राम के इस द्रव्यमान को लेकर के ये व्यक्ति क्या हो रहा है, इसको लेकर के चला जा रहा है। किधर जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, यूं 2 मीटर तक की दूरी पे तय कर रहा है। ये तो है चित्र नंबर ए, ये लो, ये मैंने चित्र नंबर ए बना दिया है। अब देखिएगा चित्र नंबर जो बी है, उस चित्र नंबर बी का, चलो इसको मुस्कुराते हुए बना देते हैं कि मुस्कुराते हुए जा रहा है। नंबर बी के अंदर इस प्रकार की स्थिति है, देखो अपन उस व्यक्ति को बनाए, ये कोई व्यक्ति है, ये व्यक्ति किसी रस्सी से यो इस प्रकार से, देखो आप इस तरह से बना दें व्यक्ति को, एक सिंपल आउटलाइन के फॉर्म के अंदर मैं बना देता हूं इसे, इस तरह से एक सिंपल आउटलाइन फॉर्म कि एक व्यक्ति है जो इस तरह से मूव कर रहा है, देखो यो है। अब ये व्यक्ति क्या कर रहा है, यहां से एक जो है किसी रस्सी को खींचे हुए, यानी कि इस तरह से ये रस्सी को यूं अपने हाथों से यूं खींच रखा है, इस तरह से खींचा हुआ है, और इस डायरेक्शन के अंदर क्या हो रहा है, चल रहा है 2 मीटर। यहां जो रस्सी है ये एक घिरनी के साथ लगी हुई है भाई, देखो ये लो, एक घिरनी के साथ क्या है, एक रस्सी लगाई हुई है, ये इस क्वेश्चन के अंदर कह रहे हैं। और इसको थोड़ा सा और अपन नीचे लेते हैं, ये लो भाई, ये घिरनी के साथ क्या है, रस्सी लगाई हुई है, और इसका जो रस्सी का जो दूसरा सिरा है, इस दूसरे सिरे से ये जो द्रव्यमान लटका हुआ है, ये है भाई 15 किलोग्राम, ये इस तरह से है, ये कोई ब्लॉक है। अब ये रस्सी को खींचते हुए इस डायरेक्शन अंदर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ये है चित्र नंबर बी। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि किस स्थिति में किया गया कार्य अधिकतम होगा। तो आप गौर करें, स्थिति ए के अंदर ये व्यक्ति इस तरफ क्यों जा रहा है, और गुरुत्वीय बल इसका कहां लग रहा है, नीचे की ओर, यानी कि परस्पर लंबवत हो गए दोनों बल, यानी इस स्थिति में गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किया गया कार्य क्या हो गया, 0। लेकिन स्थिति बी में जिधर ये रस्सी को खींच रहा है उसी डायरेक्शन के अंदर क्या हो रहा है, इसका विस्थापन हो रहा है, यानी कि बल और विस्थापन एक ही दिशा में है, यानी द्वितीय स्थिति में किया गया कार्य क्या है, अधिक है। किसकी तुलना में, प्रथम स्थिति की तुलना में द्वितीय स्थिति के अंदर किया गया कार्य क्या है, इसका अधिक है। तो अपने पास जवाब आ गया इसका सिंपल, कि किस स्थिति के अंदर ये कार्य अधिक कर रहा है, तो अपन क्या कहेंगे कि द्वितीय स्थिति में कार्य अधिक होगा। क्यों, क्योंकि विस्थापन बल की दिशा में है। तो देखो आंसर अपन दे दें, यहां हल लिख देते हैं, द्वितीय स्थिति में कार्य, द्वितीय स्थिति में कार्य अधिक होगा, कार्य अधिक होगा, क्योंकि विस्थापन आरोपित बल की दिशा में है, क्योंकि विस्थापन आरोपित, द्वितीय से मतलब बी, क्योंकि विस्थापन आरोपित बल की दिशा में है। ध्यान रहे, जबकि यहां पर आरोपित बल की दिशा के अंदर विस्थापन है नहीं, और ये आप भली भांति ही जानते हैं कि जब विस्थापन आरोपित बल की दिशा में होता है तो कार्य क्या होता है, अधिकतम होता है। अब देखिए मैं इस कार्य की गणना भी कर सकता हूं, कैसे भाई, W = क्या है, FS cos थीटा से। तो देखो भाई F कितना है, F को लेंगे अपन यहां पर mg S cos थीटा, देखो m कितना है 15, g की वैल्यू में 10 ले लेता हूं, इजी रहेगा। S कितना है 2
cos 0, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में 15 दूना 30 यानी कि 300 जूल आ गया है। और अगर 9.8 लेता तो 294 बन जाता है, बिल्कुल यही आता है। तो 300 जूल हो गया कार्य। फिर अब देखो गुरुत्वीय बल, अगर इसमें बात करूं प्रथम स्थिति में, गुरुत्वीय बल के विरुद्ध 300 जूल। प्रथम स्थिति में गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किया गया कार्य क्या है? शून्य। अगर किया गया कार्य शून्य है, इसका मतलब द्वितीय स्थिति के अंदर किया गया कार्य क्या है? अधिक हो गया है। ये अपने थ्योरेटिकल जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5, ये अपन ने सोल्व कर लिया है। अब इसके बाद अपन क्वेश्चन नंबर 6 से कंटिन्यूस और आगे के क्वेश्चन और अपन देखते हैं। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, ये आप एक बार नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट भी आप इसका ले सकते हैं।